हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए एकदम नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। बहुपद के बारे में आपको बताएंगे, बहुपद के बारे में बताएंगे और उनके गुणनखंड कैसे होते हैं इसके भी बारे में आपको बताएंगे। आज हम उसका थोड़ा सा परिचय आपको देते हुए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे क्लासें बढ़ती रहेंगी। ये बहुत ही बड़ा आपका समझ लीजिए आपके कोर्स में बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको जितने भी इसकी क्लासेस होंगी उसको देखना बहुत आवश्यक है। अगर आप क्लासों को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जितना जो कुछ बताया जाएगा, जो आपके कोर्स में है, जो आपके चैप्टर में है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने आपको बीजीय व्यंजक और उनसे रिलेटेड सर्वसमीकाओं के बारे में बताया था। आपको हमने दो पद के योग, दो पद उनका वर्ग और अंतर का वर्ग, उनके वर्गों का अंतर, और तीन पद में आपको क्यूब में मतलब आपको वर्गों के दो पदों में व्यंजक, तीन पदों में और घन में सभी सर्वसमीकाएं आपको बताई थी। तो जिनके माध्यम से आपने जोड़ घटाव गुणा भाग तो बहुत अच्छे ढंग से सीख ही लिया है। जो कुछ आप भूल गए थे पुरानी क्लासों के, आपको जब हमने सर्वसमीकाएं बताई बीजीय व्यंजकों के बारे में, तो उसको जब आपने पढ़ा और सभी क्लासों को आपने ध्यान से देखा तो सभी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। बहुपद भी जो है वो बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं से ही रिलेटेड है, कहीं से अलग नहीं है। केवल थोड़ा सा आपको समझना है कि बहुपद कोई बीजीय व्यंजक से किस प्रकार से स्पष्ट है, अलग है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब हम चर तथा अचर राशियों को जोड़ घटाव गुणा भाग आदि संक्रियाओं के माध्यम से जोड़ने घटाने का कार्य करते हैं या एक साथ लाने का कार्य करते हैं तो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अगर लिख दिया ax² लिख दिया था प्लस bx लिख दिया, तब भी आपका एक क्या था, बीजीय व्यंजक। अभी बताइए बहुपद है कि नहीं? बहुपद भी है ये बीजीय व्यंजक जो हमने आपको बताया। बीजीय व्यंजकों में भी क्या था, आपको चर तथा अचर राशियों को संयोग करना था, एक साथ लाना था उसको, वो भी किसके माध्यम से, जोड़ और घटाव के चिन्ह के माध्यम से। तो आपका बहुपद भी क्या होता है, जोड़ और घटाव के चिन्हों के माध्यम से ही लिया जाता है। हमने आपको एक पदे बहुपद वो बताया था बीजीय व्यंजक, द्विपद बताया था। हमने आपको दो पदों का वर्गों का सर्वसमीकाओं में भी बताया, तीन पद भी बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी बताया, तीन पद हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताया, दो पद हो गया। तो यहाँ पे भी आपको एक पद, द्विपद, और आप अगर ध्यान करें तो पिछली क्लासों में हमने आपको कौन सा बीजीय व्यंजक एक पदीय है, कौन सा बीजीय व्यंजक द्विपदीय है, ये हमने आपको बताया था। तो बहुपद भी क्या होता है, बहुपद भी आपका एक पदीय होता है। ठीक है, एक पदीय बहुपद होता है, द्विपदीय बहुपद होता है, एक पदीय होता है, द्विपदीय होता है, त्रिपदीय बहुपद आपका होता है, और इसके साथ साथ आपका शून्य बहुपद भी होता है, आपका अचर बहुपद भी होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए अचर बहुपद कैसे होगा। अचर बहुपद का तात्पर्य है जैसे आपको गिनती मिल जाए 5 और हम कहते हैं 5 क्या है, एक बहुपद है। अभी जैसे आप सपोज करें कि 5 एक बहुपद है, तो 5 बहुपद आपका किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए 5 लिख दिया गया। अब हम कह दें ये बहुपद है, और बहुपद फिर किस प्रकार से होगा, यहाँ पे यक्ष की घात हम शून्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यक्ष की घात शून्य लिख देंगे, और हम कह देंगे कि यक्ष चर राशि पे क्या है, आपका 5 बहुपद है। अब ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चर राशि की घात 0 रखेंगे या कोई भी संख्या का मान आप घात 0 कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 से आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो बहुपद के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात तो आपको ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद बहुपद क्या होता है, बहुपद का एक मानक रूप होता है। बहुपद जैसे आपको हमने बताया था, किसी कोई बीजीय व्यंजक दिया गया था, उसका हमने आपको बताया था इसकी घात क्या है। तो जब आप बीजीय व्यंजक को ऐसे देख के नहीं बताए घात क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया
4x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, इसकी घात आपको कहा गया। अभी आप कहते हैं जो बड़ी घात होती है वही आपका बहुपद है, वही घात है उस व्यंजक की, वही घात है। तो आप यहाँ पे हमको बड़ी घात 2 दिख रही है, हमने बता दिया बिना सॉल्व किए कि इस व्यंजक की घात कितनी है, 2 है। उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 से आपका 2 चला गया, 2x हो गया। और फिर हम देख रहे हैं ये तो दोनों प्लस माइनस है, ये तो घट गए, हमको कुछ मिला ही नहीं। हमको उस बीजीय व्यंजक से क्या प्राप्त हुआ, केवल 2x प्राप्त हुआ। अब केवल 2x प्राप्त हुआ और हमने कह दिया था कि इसकी घात जो है 2 है, तब तो सवाल गलत हो गया। तो हमको इस तरह से नहीं बता देना कोई भी सवाल देख के कि इसकी घात, हाँ सवाल देख के हम बता सकते हैं, लेकिन या तो फिर आप मन में उसको सॉल्व कर लीजिए सवाल को। अभी जैसे आपको ये सवाल मिले, आप कह दें कि मान लीजिए आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप कह दें x की 1 घात है, x की 2 घात है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो जो समान घातें हो तो जुड़ घट जाएंगी, ये द्विपदीय बहुपद है या द्विपदीय व्यंजक है, कहते हैं आप द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। तो वहाँ भी हो सकता है गलती हो जाए। क्यों गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमें तो ये क्या मिला, हमें तो केवल एक पदीय व्यंजक मिला। क्या मिला, ये एक पदीय व्यंजक मिला, और आप इसको कह सकते हैं कि एक पदीय बहुपद भी है। तो जब हमको कोई पद मिले, जब हमको कोई व्यंजक या हम कह सकते हैं हमको कोई समीकरण मिले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस समीकरण को सॉल्व करना है। जब हम उस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद जितना ज़्यादा वो सॉल्व हो जाता है, एट लास्ट तक हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये अगर बहुपद है, आपसे बहुपद, अभी हम बहुपद पढ़ा रहे हैं, बहुपद की बात कर लेते हैं। अगर ये बहुपद है तो कितना पदीय बहुपद है, कि घात है इस बहुपद की, या किस चर राशि पे बहुपद है। बीजीय व्यंजकों में आपको ये नहीं बताया गया था किस चर राशि पे बहुपद है। यहाँ पूछा जा सकता है कि जो बहुपद आपको दिया गया है ये किस चर राशि पे है। तो अगर उस बहुपद में केवल x है तो आप x चर राशि बता सकते हैं बहुपद की, अगर y है तो आप y बता सकते हैं, a है तो आप a बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो बहुपद का रूप क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं a, क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप a0 लिख दीजिए और x की घात भी क्या लिख दीजिए, आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, या आप यहाँ a1 लिख दीजिए। a1 हो गया, x की घात क्या हो गई आपकी 0 हो गई। फिर क्या करिए, a2 हो गया और x की घात 1 का मतलब x हो गया। ठीक है, और आप क्या कर दीजिए, a की घात 3 और x की घात 2, a की घात 4 और x की घात 3। ऐसे जाते जाते ये आपका हो गया a(n-1) और x की घात आप मान लीजिए यहाँ पे हो गया p+1, और आपका अगला पद हो गया an और xp। ठीक है, ये बहुपद का स्वरूप हो गया। और अगर कहा जाए x यहाँ पे जो बहुपद है किस चर राशि पे है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, a कोई अचर संख्या आपको दी होगी, जहाँ पे आप कह सकते हैं इस बहुपद का गुणांक कितना है। जो गुणांक का रूप है वो a के रूप में है, और जो इस बहुपद के चर राशि है वो क्या है, x है। तो इस प्रकार से आप बहुपद को बता सकते हैं। तो बहुपद आपका जो होगा उसकी जो घातें होंगी, पहली बात तो आप ये ध्यान रख लीजिए, जो आपको विशेष जानने योग्य बात है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे शून्य घात है, लेकिन यहाँ पे घात 1/2 1/4 मतलब आपका परिमेय संख्याओं में नहीं है। तो बहुपद की घात कभी भी परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं होगी, ये आवश्यक है। अगर किसी भी बहुपद आपको लिख दिया गया ax⁴1/2 तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा। बहुपद में आपको जो चर राशियों की घात मिले वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। बहुपद की घातें ऋण में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ये आपका बहुपद का कुछ ऐसे नियम है जिनको आपको देखना पड़ेगा। बहुपद की घातें आपके अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ये है x की घात √2 है, तो ये आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझ में आएगा कि बहुपद और बीजीय व्यंजक में
क्या अंतर है, जिसके माध्यम से हम बहुपद को जान सकते हैं। तो इतना तो परिचय में हुआ। आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा और स्पष्ट हो बहुपद। अब देखिए, बीजीय व्यंजकों के बारे में आपने जाना है, उसको बहुत अच्छे ढंग से उस पर सवाल भी लगाया। अब आप बहुपद आज से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको पहली क्लास में जानना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से आप बीजीय व्यंजक और बहुपद किस प्रकार से अलग हैं, क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद है अथवा प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, इन चीज़ों को स्पष्ट होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जो कि आप जब तक गणित पढ़ते रहेंगे बहुपद के अंतर्गत आपको ये उपयोग में आने वाली हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लीजिए। आप अगर समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो बीजीय व्यंजक में आप बता सकते हैं कि उसमें चर पद जो हैं यक्स के भी पद में रूप में हो सकते हैं, वाई के भी रूप में हो सकते हैं, जेड के रूप में भी हो सकते हैं, वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, बहुपद ऐसा नहीं होगा। बहुपद अगर यक्स के रूप में होगा तो उसके सभी पद यक्स के रूप में होंगे। अगर बहुपद वाई के रूप में होगा तो उसके सभी चर पद जो है वाई के रूप में होंगे। और अगर बहुपद जेड के रूप में होगा, अगर यक्स है तो कहा जाएगा यक्स चर राशि का बहुपद है, वाई है तो कहा जाएगा वाई चर राशि पर बहुपद है। ये चीज़ आपको पहला क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है व्यंजक आप देखेंगे, अगर जैसे A0 लिखा है कोई भी पद, ए का यहाँ पे एक वास्तविक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ये संख्या है, A-A1x, ठीक है, A2x2 AN मतलब घातें आप देख रहे हैं यहाँ पे घातें पूर्ण हैं और क्रम से बढ़ या घट रही हैं। मतलब आपका बहुपद का जो मानक रूप होगा वह या तो आरोही क्रम में होगा या तो अवरोही क्रम में होगा। अगर वह बहुपद मानक रूप में लिखा है, सही ढंग से बहुपद लिखा है, तो फिर उसकी घातें जो होंगी वह क्रम से होंगी, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगी। ऐसा नहीं कि पहले दूसरी घात, फिर बाद में चौथी, फिर कहीं बीच में तीसरी, फिर कहीं बाद में पांचवी, ऐसा नहीं होगा। होगा तो 0 1 2 3 4 5 होगा, या तो 5 4 3 2 1 होगा, 0 होगा, ऐसे ही बहुपद होगा। यहाँ आपको बताया जा रहा है ये क्या है, ये बहुपद के पद कहलाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से आपको मिले तो ये बहुपद के पद हैं, ऐसा आपको पहली लाइन से स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसमें गुणांक लिखा गया, वास्तविक संख्याएं A0 A1 A2 क्या हैं, बहुपद के गुणांक हैं। अगर कोई आपको दे दे ऐसे 5x² दे दे और आपसे बोले कि यहाँ पे 5 क्या है, तो आप कह सकते हैं 5 एक बहुपद का गुणांक है। जिस बहुपद की चर राशि कितनी है, यक्स है, यक्स चर राशि पे बहुपद है, उस बहुपद का घात कितना है, 2 है, उस बहुपद में पद कितने हैं, 1 है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और कह रहे हैं यदि आपका A0 A1 मतलब जो ये वास्तविक संख्या है, अगर ये एक पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, वह बहुपद पूर्णांक बहुपद कहलाता है। पहली बात तो हम आपको बता दें, अगर चर राशियों की घात पूर्ण नहीं होगी तो बहुपद कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पे पूर्णांक बहुपद कहने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, गुणांक उसका पूर्ण राशियों पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर वास्तविक संख्याएं परमीय संख्याओं के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगली लाइन बताई गई, यदि A0 A1 AN परमीय संख्याएं हैं तो बहुपद कहलाएगा। केवल घात के बारे में आपको ध्यान देना है, वो क्या कहलाएगा, वो परमीय संख्याओं का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप बोल दें कि बहुपद वो है ही नहीं। बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब उसकी घात जो है पूर्ण नहीं होगी, उसकी घात वर्ग में वर्गमूल में हो, या उसकी घात परमीय संख्या में हो, उसकी घात माइनस में हो, तब वो बहुपद नहीं होगा। वास्तविक संख्याएं कैसी भी होंगी, √2x बहुपद है, क्यों है, क्योंकि x की घात 1 है। गुणांक अंडर रूट में है, गुणांक परमीय में है, गुणांक ऐसा भी उससे हमसे नहीं मतलब है। तो आप यहाँ जैसा रहेगा, अगर वो परमीय संख्याओं पे सभी गुणांक है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, परमीय संख्याओं का बहुपद कह सकते हैं। लिखा है बहुपद में x की घात सदैव क्या होती है, जो हमने आपको बताया, हमेशा के लिए
ये अगर नहीं होगा तो बहुपद कहलाएगा ही नहीं। तो बहुपद में x की घात सदैव पूर्णांक होती है। बहुपद में पदों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। अभी पदों की संख्या निश्चित कैसे होगी? जैसे मान लीजिए 4x² और प्लस 5x²। अगर इसको दिया जाए, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, इसको आप 9x² लिखें, उसके बाद लिखें इस बहुपद में कितना है, एक पद है। अगर अलग अलग घाते हैं तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ कहा गया कि बहुपद में पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है। मतलब दो चर राशि नहीं होगी। 4x + 5y एक बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशियाँ दो हैं, इसके लिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद की पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वहाँ पे आप या तो x के रूप में ले लीजिए या तो आप y के रूप में ले लीजिए। अगर आपका x चर राशि का कोई बहुपद है, वहाँ जितने भी x हैं वहाँ पे आप क्या रख दें, y रख दें, तो जो बहुपद अभी तक x चर राशि पे बहुपद था वो बहुपद क्या हो जाएगा, y चर राशि पे बहुपद हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप 2, 3, 4 बार पढ़ लीजिए। अगर इसमें से कोई भी एक लाइन के विषय में आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम दोबारा पढ़ाएंगे। और क्योंकि बहुपद की क्लास एक कई चलनी है तो आप बहुपद को बहुत ध्यान से देखें। ये जितने भी बातें हैं ये आपको बहुपद को पहचानने में, बहुपद किस प्रकार का है, एक पदीय है, द्विपदीय है, परमीय संख्या पे बहुपद है, पूर्णांक संख्या पे बहुपद है, कितने घातीय बहुपद है, किस चर राशि पे बहुपद है, इस बहुपद का गुणांक कितना है, इस बहुपद का घातांक कितना है, इस बहुपद में पद कितने हैं, या बहुपद है या नहीं है, ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इन चंद लाइनों में मिल जाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इन सभी लाइनों को बहुत ध्यान से समझिए और थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं बहुपद में और आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आगे थोड़ा आप बहुत ध्यान से देखते रहिए और ये सभी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि बहुपद में जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमें तालाब के पानी में या नदी के पानी में घुसना है, सबसे पहले हमें उसकी गहराई नापनी पड़ेगी, बहाव नापना पड़ेगा। नहीं नापेंगे तो डूब जाएंगे। बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो जो आवश्यक चीज़ें हैं जो कि शुरुआत में जानना आवश्यक है उनको सबसे पहले जान लेना, उसके बाद उसको हल करना बहुत ही आवश्यक है। जितने बिंदु आपने देखे वो लास्ट तक यूज होने वाले हैं तो आप उनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। कुछ और हम आपको बताते हैं, इनके बारे में भी आप देखते हुए चलेंगे, तब हम आगे चल के आपको सवाल बताएंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखा है एक पदीय बहुपद। क्या पद, कैसा बहुपद, एक पदी। तो आप कह सकते हैं, पहली बात तो जब आप बहुपद कह रहे हैं तो इसका मतलब जितने हमने आपको बहुपद के मानक बताए वो सभी पूर्ण होने चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अब उसके बाद उसके साथ जुड़ रहा है एक पदीय। तो एक पदीय बहुपद से तात्पर्य ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है एक पदीय बहुपद, पदों की संख्या एक हो, वह क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हल करना भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए 4x + 5x दिया गया, आप इसको सबसे पहले ना ऐसे ना लिख दीजिए एक पदीय बहुपद है, आप इसको हल कीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, 9x लिख देंगे, तो ये आपका द्विपदीय बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, ये एक पदीय बहुपद होगा। जब घातें समान, चर की घातें समान हो तो आप उसको हल कर लीजिए। जब घातें आपको अलग अलग मिलने लगें तभी आपका बहुपद होगा। जैसे 9x² हो गया, 5x² हो गया, और आपका 3x हो गया, और आपका 4x³ हो गया। ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके एक पदीय बहुपद हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, द्विपदीय बहुपद आएगा। द्विपदीय बहुपद का तात्पर्य क्या है, जिसमें दो पद हों, वो भी हल करने के बाद। जैसे आपका 4x² + 3x। लेकिन आप इसके साथ एक चीज़ें और भी जान के रखिए कि बहुपद का मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि हम घातों को आरोही क्रम या घातों को अवरोही क्रम के रूप में हम लिखेंगे। या तो हम सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे या तो हम सबसे पहले
छोटी घात लिखेंगे, उसी स्वरूप में हम लिखते हुए चले जाएंगे। ये बहुपद का मानक रूप है। तो हमेशा आपका बहुपद जो है वो या तो घटते से बढ़ते क्रम में घातों के, या तो बढ़ते से घटते क्रम में लिखा होना चाहिए। फिर आपको बताया गया त्रिपदीय बहुपद। अभी यहाँ तो क्या होगा, ये गलती मानक रूप में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप दो पद है केवल, और मान लीजिए आप चाहे पहले पद बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे 4x² प्लस 3x लिखा गया, या तो आपका 3x प्लस 4x² लिखा गया। दो ही पद हैं, तो या तो घात बड़ी होगी या तो छोटी होगी, या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो एक पद में, दो पद में तो मानक रूप में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब आप त्रिपदीय बहुपद में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लिख रहे हैं 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x। ये बहुपद का एक सही रूप है लिखने का। अगर आप इसको 3x प्लस 2x² प्लस 4x³ लिखते हैं तब भी सही है। गुणांकों से यहाँ कोई मतलब है नहीं है। या इसको आप 2x² प्लस 3x प्लस 4x³ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते। या तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या तो आप घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, तब ये बहुपद का माना जाएगा रूप। फिर क्या कह रहे हैं? शून्य बहुपद कह रहे हैं। अब हमें पता है शून्य को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान शून्य हो जाता है। कभी कभी हमारे पास जैसे मान लीजिए 0x आ जा रहा है, प्लस 0x² आ जा रहा है, प्लस 0x³ आ जा रहा है। मतलब गुणांक क्या है? अभी जैसे घातांक शून्य होता तो मान 1 हो जाता है, तब तो शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर गुणांक शून्य है तब तो मान ही शून्य हो जाता है। तो इसके लिए अगर गुणांक किसी बहुपद में शून्य है तो अब बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं अचर बहुपद क्या होता है। मतलब हम आपको बहुपद भी बता रहे हैं, अचर भी कह रहे हैं। मतलब जैसे 5, ठीक है, ये क्या है? √3, ये क्या है? ये सब आपका अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है? क्योंकि हम 5 को 5x² लिख सकते हैं, 3 को 3x² लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है? ये x चर राशि पे बहुपद है। हम इसको √2y भी लिख सकते हैं। √2y भी क्या है? y चर राशि पे बहुपद है, और y की घात 0 हो जाएगा, मान खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल √2 बचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अचर राशि पे बहुपद हो जाएगा। तो आज आपको बहुपद के बारे में जितनी बातें बताई गई, सबसे बड़ी बात ये इतनी बात। उसके बाद आप जान लीजिए मानक रूप। क्या जान लीजिए? मानक रूप, जो हमने आपको बार बार बताया। मानक रूप क्या होगा? मानक रूप या तो आप घातों को सबसे पहले आप बहुपद को हल कीजिए, घातें आपकी मिल जाएं सभी, या तो आप घटते से बढ़ते क्रम में, या तो आप बढ़ते से घटते क्रम में। अगर उसमें सॉल्व करने के बाद कोई घात खत्म हो जा रही है, मान लीजिए आपके घात 2 वाले पद जो है घट गए, एक दूसरे से विभाजित हो गए, तो वो नहीं है, तो आप 3 के बाद 1 लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप दूसरा पद लेकर ही आइए, लेकिन आप मानक रूप में लिखिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बहुपद की। हम आपको कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिसमें आपको देख के जानना होगा, पहचानना होगा, लिखना होगा ये बहुपद है या नहीं है। अगर है तो चर राशि इसकी कितनी है, अगर है तो कितना पदीय बहुपद है, अगर है तो गुणांक कितना है। तो आप पूरी वीडियो को, पूरी क्लास को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो आपको वर्क दिया होगा आप उसको करेंगे। कल हम फिर से आपके लिए बहुपद की एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें जो समस्याएं होंगी आप उसको हमें बताएंगे, और फिर हम आगे बताएंगे बहुपद के सवाल कैसे होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।